नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार एफएम गोल पर। प्यारे मित्रों, पिछला जो सेशन हुआ था हमारा, उसमें हम लोगों ने संविधान सभा पर हम लोग चर्चा कर रहे थे और संविधान सभा पर मैंने आपको बताया कि सर्वप्रथम संविधान सभा का जो विचार आया वो किसके दिमाग में आया। तो एक व्यक्ति थे सन हेनरी मैन के दिमाग में वो विचार आया। वो विचार किसने अपना लिया? वो अपना लिया कब? किसने दोस्तों? अपना लिया अमेरिका ने। और अमेरिका की संविधान सभा गठन किया गया 1787 में। उसके बाद फ्रांस ने अपना लिया 1789 में। 1789 में फ्रांस की संविधान सभा बनी। उसके बाद हमने भारत के परिप्रेक्ष्य में संविधान सभा की मांग को देखा था कि भैया भारत के परिप्रेक्ष्य में संविधान सभा की जो मांग है वो आपकी नहीं है, वो बहुत पुरानी मांग है। तो हम लोगों ने देखा कि भारत की संविधान सभा की जो मांग है उसे हम दो भागों में विभाजित करते हैं, एक संविधान सभा की अनौपचारिक मांग और एक संविधान सभा की औपचारिक मांग। संविधान सभा की अनऑफिशियल डिमांड और संविधान सभा की ऑफिशियल डिमांड। तो संविधान सभा की अनौपचारिक मांग में मैंने आपको बताया थे भैया कि 1895 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा संविधान सभा की पहली औपचारिक और व्यक्तिगत मांग की गई। दोस्तों, कौन सा विधेयक लेकर के आए थे? ये लेकर के आए स्वराज विधेयक। उसके बाद मैंने आपको बताया कि 1918 में कांग्रेस का एक दिल्ली में अधिवेशन हुआ था, 33वां अधिवेशन, जिसमें कि निर्णय लिया गया था आत्मनिर्णय का प्रस्ताव रखा गया। उसके बाद 1919 के भारत शासन अधिनियम में कांग्रेस उन्होंने ब्रिटिशर्सों द्वारा बताया गया था कि भैया आपका जो संविधान सभा गठन किया जाएगा वो ब्रिटेन की संसद द्वारा किया जाएगा। इसके विरोध में गांधी जी द्वारा एक यंग इंडिया पत्रिका आती थी उस समय। 1922 में यंग इंडिया पत्रिका में गांधी जी द्वारा मांग की गई संविधान सभा की और कहा गया कि भारतीयों को जो संविधान होगा भारतीयों की स्वेच्छा से बनाया जाएगा, यानी कि भारतीयों को संविधान बनाने की पूर्ण अभिव्यक्ति होगी। क्या होगी प्यारे मित्रों? पूर्ण अभिव्यक्ति होगी, ये बताया गया। उसके बाद मैंने आपको बताया कि 1927 में मोतीलाल नेहरू द्वारा और आगे चल करके पहली औपचारिक मांग की गई। और औपचारिक मांग मैंने आपको बताया कि 1934 में दो व्यक्तियों की मांग की गई थी, एक जवाहरलाल नेहरू की और एक एम.एन. रॉय की। तो एम.एन. रॉय की जो मांग थी उस मांग को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा स्वीकार कर लिया गया था 1934 में। और यही मांग बनती है कौन सी? प्रथम औपचारिक मांग। किसके द्वारा? एम.एन. रॉय के द्वारा 1934 में। उसके बाद आपका सवाल उठा था कि गुरुजी कांग्रेस पार्टी द्वारा संविधान सभा की मांग कब की गई? तो यह कांग्रेस पार्टी द्वारा संविधान सभा की जो मांग की गई थी वो कब की गई थी? 1935 में की गई थी। उसके बाद एक व्यक्ति और आए थे जवाहरलाल नेहरू द्वारा, उनके पहले भी कर चुके थे, अब फिर कर रहे हैं 1938 में। और ये कह रहे हैं कि संविधान सभा का जो निर्वाचन होगा वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। 1938 में ये बात ये कह रहे हैं। उसके बाद संविधान सभा की पहली बार मांग को स्वीकारा गया ब्रिटिशर्सों द्वारा 1940 में। अगस्त प्रस्ताव आया 8 अगस्त 1940 को, उसमें स्वीकार लिया गया। उसके बाद क्रिप्स मिशन आया 1942 में, उसमें भी स्वीकारा गया। ठीक है प्यारे मित्रों, उसके बाद मैंने आपको बताया कि 1943 में नए वायसराय बने, लॉर्ड बिवेल साहब बिवेल एक प्लान लेकर के आते हैं। ये आपको मैंने पहले पढ़ा चुका हूँ ऐतिहासिक डेवलपमेंट में, ठीक है ना, ऐतिहासिक विकास में मैंने आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। लेकिन अब मैं आपसे बात करूं तो 1945 में ब्रिटेन में चुनाव होते हैं और ब्रिटेन के चुनावों में 1945 से पहले सरकार थी क्लीमेंट उनकी विंस्टन चर्चिल साहब की, जो कि कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करते थे। और 1945 में चुनाव हुए और उनमें सरकार बनी क्लीमेंट एटली साहब की। और क्लीमेंट एटली साहब जो थोड़े उदारवादी व्यक्ति हुआ करते थे, और जो व्यक्ति उदारवादी होता है वो उसके पास स्वतंत्रता समानता वगैरह ये बात करता है, अधिकारों की बात करता है। तो उन्होंने अपने हाउस ऑफ कॉमन में घोषणा करी खड़े होकर के कि स्वतंत्रता भारतीयों का अधिकार है, संविधान सभा भारतीयों का अधिकार है। उसी के चलते उन्होंने एक 1940 में कैबिनेट मिशन भेजा जिसमें कि 3 लोग आए थे, अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस और स्टेफर्ड क्रिप्स। इन्होंने संविधान सभा के लिए 389 सीटें डिक्लेयर करी थी और 389 सीटों को हमने 2 भागों में विभाजित करा था। कितने भागों में? 2 भागों में। एक तो 296 और 93, 296 और 93। 296 का होना था क्या? निर्वाचन होना था, और ये दी गई थी ब्रिटिश प्रांतों को। और 93 का होना था मनोनयन, ये दी गई थी देसी रियासतों को, यानी राजा साहब की मर्जी पर छोड़ दिया गया था। राजा साहब जिसको भेजेंगे संविधान सभा में हम उनको स्वीकार कर लेंगे। ठीक है भैया। इधर मैंने बताया एक चुनाव होना था 296 सीटों का। ये चुनाव होना था अप्रत्यक्ष तरीका से, यानी कि जनता भाग नहीं लेगी। कौन भाग लेगा? प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य भाग इसमें लेंगे। ठीक है प्यारे मित्रों। और 296 सीटें थी, इनको 3 भागों में विभाजित करा था, मुस्लिम, सिख और अन्य। मुस्लिम और सिख के लिए दिया गया था पृथक निर्वाचन क्षेत्र। ये मैं आपको बता चुका हूँ। ये हो चुका था दोस्तों, चुनाव का एस्टीमेट ये तैयार हो चुका था। और मई जून में घोषणा हुई, चुनाव कराया गया जुलाई में। और अगस्त में आता है इसका रिजल्ट। 16 अगस्त 1940 को इसका रिजल्ट आया। और रिजल्ट में क्या हुआ? जो कि मुस्लिम लीग मोहम्मद अली जिन्ना अपेक्षा कर रहा था कि भैया हमें सीटें ज़्यादा मिलेंगी,
तो दोस्तों इसका विपरीत हुआ, यानी कि 208 सीटें मिली कांग्रेस को और 73 सीटें मिली किसको, मुस्लिम लीग को प्यारे मित्रों। और 73 सीटें जैसे ही मिली मुस्लिम लीग को, और ये जो जिन्ना था, जिन्ना का दिमाग जन्ना गया और उसने क्या करा, पूरे देश में प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा कर दी, यानी कि इसके तहत इन्होंने बेकदरी से दंगे चलाए और इन दंगों में दोस्तों 1 करोड़ से भी अधिक लोग मारे गए। और ये दंगे चले जब तक कि पाकिस्तान का विभाजन नहीं हो गया, तब तक 14 अगस्त 1947 तक, और अगले ही दिन भारत को भी आज़ाद कर दिया गया। यहाँ तक हमारी कल बात हुई थी, पिछला जो सेशन में हमारी बात यहाँ तक हुई थी प्यारे मित्रों। अब जैसा कि आप लोग जानते कि भैया बहुमत मिल चुका है, किसके लिए, जीत चुकी है कांग्रेस, तो अब कौन करेगा गठन संविधान सभा का, तो कांग्रेस गठन करेगी। तो संविधान सभा का गठन, अब दोस्तों संविधान सभा का गठन किया गया नवंबर 1946 में। नवंबर 1940 में क्या किया गया, संविधान सभा का गठन किया गया। क्या किया गया, संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा का गठन किया गया, संविधान सभा गठन किया गया नवंबर 1940 में। और दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक हुई, संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। क्या हुई है, प्रथम बैठक। क्या हो रही है प्यारे मित्रों, प्रथम बैठक हो रही है गुरुजी, कब, 1946 में 9 दिसंबर के दिन। बात यहाँ तक क्लियर है। तो देखिए सुनिएगा, ये जो बैठकों से जो संबंधित क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको बेहतर से बेहतर क्वेश्चन देने का प्रयास करूंगा, आप लोग बने रखें, ठीक है। तो देखिए, जब 9 दिसंबर 1940 को पहले दिन कार्रवाई चलेगी, यानी कि दोस्तों पहले दिन बैठक होगी, पहले दिन जो बैठक होगी उसमें दोस्तों पहले व्यक्ति आए, एक व्यक्ति आए। देखिए दोस्तों, ये बात जानने से पहले आप लोग, बैठक जानने से पहले आप लोग समझे सत्र क्या होता है। देखिए सत्र में और बैठक में बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, सत्र में और बैठक में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, इसलिए मैं आपको कन्फ्यूजन निकाल देता हूँ। देखिए सुनिएगा, देखिए संविधान सभा में प्यारे मित्रों, संविधान सभा में सत्र हुए। क्या हुए, कुछ सत्र हुए, और ये सत्र कितने हुए, 12 सत्र हुए। कितने हुए, 12 सत्र हुए। देखिए कहीं कहीं आपको 11 भी दे रखा होता है, मैं आपको बताऊंगा 11 क्यों दे रखा होता है, ठीक है। तो मैंने बताया कि संविधान सभा में 12 सत्र हुए, और इन 12 सत्रों में लगभग प्यारे मित्रों 167 बैठकें हुई। कितनी बैठक हुई, 167 बैठकें हुई। और हम बात कर रहे हैं कौन सी, पहली बैठक की। प्यारे मित्रों हम बात कर रहे हैं पहली बैठक की, यानी कि प्रथम सत्र की पहली बैठक की अब हम लोग बात करेंगे। दोस्तों ये जो प्रथम सत्र था, ये प्रथम सत्र चला था 9 दिसंबर 1940 से लेकर के 23 दिसंबर 1946 तक। बात समझ में आ रही है दोस्तों, ये प्रथम सत्र चला था। और इसमें बैठक कराई गई। कितनी बैठक हुई, इसमें दोस्तों 11 बैठकें हुई। इसमें कितनी हुई, इसमें 11 बैठकें हुई। कितनी, इसमें 11 बैठकें हुई। जैसे मान के चलिएगा भैया 9 दिसंबर को बैठक हुई, 9 दिसंबर 1940 को बैठक हुई, फिर 10 दिसंबर को बैठक हुई, है ना, फिर हमारी 11 दिसंबर को बैठक हुई, फिर हमारी 12 दिसंबर को बैठक हुई, है ना, फिर हमारी 13 दिसंबर को बैठक हुई, फिर हमारी 14-15 में बैठक नहीं हुई, फिर हमारी हुई 16 दिसंबर को बैठक हुई, फिर हमारी 17 को बैठक हुई, ठीक है, 17 में बैठक हुई, फिर हमारी 18 दिसंबर को बैठक हुई, फिर हमारी 19 में बैठक हुई, फिर हमारी दोस्तों 20 में बैठक नहीं हुई, हमारी हुई 21 में बैठक हुई, फिर हमारी 22 में बैठक ना होकर के फिर हमारी हुई 23 में बैठक हुई। ये सब 1940 में बैठक हो रही है दिसंबर के महीने में प्यारे मित्रों, ये सब दिसंबर के महीने में बैठकें हो रही हैं। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? मैं आपको बता रहा हूँ कि संविधान सभा में लगभग 12 सत्र हुए। और 11 सत्र क्यों बताया जाता है? क्योंकि जो एग्जामिनर कभी 11 ऑप्शन में दे रहा है, 12 ऑप्शन में नहीं दे रहा है, इसका मतलब यह है कि एग्जामिनर जो है वो आपसे 26 नवंबर 1949 तक ही पूछना चाहता है। जो दोस्तों संविधान सभा की जो लास्ट बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 की, उसको उसने सत्र नहीं माना, लेकिन दोस्तों सत्र तो था ना, सत्र तो था। अरे चाहे बैठक 1 हुई, चाहे उसमें बैठक 11 हुई, चाहे बैठक उसमें 10 हुई, चाहे बैठक 2 हुई, उससे क्या मतलब हमें? भाई सत्र तो था ना, सत्र था तो 1 बैठक हुई चाहे 2 हुई, हमें क्या मतलब उस बात से?
तो सत्र था दोस्तों। तो संविधान सभा में टोटल 12 सत्र हुए और उन 12 सत्रों में कितनी बैठक हुई, 167 बैठक हुई। और प्रथम सत्र की यदि मैं बात करूं तो प्रथम सत्र चला 9 दिसंबर 1940 से लेकर के 23 दिसंबर 1940 तक। बात समझ में आ रही है? और इसमें कितनी बैठक हुई प्यारे मित्रों, इसमें 11 बैठक हुई। मैंने आपको बताया कि 23 दिसंबर में बैठक हुई, 9 दिसंबर में बैठक हुई, 10 दिसंबर में बैठक हुई, 11 दिसंबर में बैठक हुई, 12 दिसंबर में बैठक हुई, 13 दिसंबर में बैठक हुई, 14 और 15 में नहीं हुई तो फिर 16 दिसंबर में बैठक हुई, 17 में हुई, 18 में हुई, 19 में हुई, 20 में न होकर के 21 में हुई, फिर 23 में हुई, 22 में नहीं हुई। तो ये कितनी बैठक हो रही है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आ रही ना, आ रही 11। तो प्रथम सत्र में, संविधान सभा के प्रथम सत्र में, जो कि 9 दिसंबर 1940 से लेकर के 23 दिसंबर 1940 तक चल रहा है, इसमें कितनी बैठक हो रही है मित्रों? उसमें 11 बैठक हो रही है। तो क्वेश्चन पूछ दे कि संविधान सभा का प्रथम सत्र कब से कब तक चला, तो यहां से यहां तक चला, 9 दिसंबर 1940 से लेकर के 23 दिसंबर 1940 तक चला। और इसमें कितनी बैठक हुई? तो 11 बैठक हुई। संविधान सभा में टोटल बैठक कितनी हुई? 167 हुई। कितने सत्र हुए? तो 12 सत्र हुए। बात समझ में आ रही दोस्तों? तो अब हम बात कर रहे हैं प्रथम सत्र की प्रथम बैठक की। दोस्तों प्रथम सत्र की प्रथम बैठक की अब हम लोग बात कर रहे हैं। बात समझ में आ गई यहां तक? दोस्तों सत्र में क्या होता है कि सत्र के अंदर ही बैठकें होती हैं। ये सत्र चला इतने दिनों तक, इस सत्र के अंदर हमारी 11 बैठकें हो रही हैं। पहली ये हो रही है, ये हो रही है, ये हो रही है अंतिम। तो पहले सत्र होता है, सत्र के अंदर बैठक होती है। दोस्तों सत्र के अंदर बैठक होती हैं, ये कंफ्यूजन आपको नहीं बताएगा कोई। बात समझ में आ रही है ना? देखिए लक्ष्मीकांत हो चाहे डीडी बसु हो, देखिए बड़ी बड़ी जितनी पुस्तकें हैं भारत में, लक्ष्मीकांत की अगर बात करूं तो लक्ष्मीकांत साहब ने भी केवल 9 दिसंबर की बैठक की चर्चा की है, 11 दिसंबर की बैठक की चर्चा की है और दोस्तों 13 दिसंबर की बैठक की चर्चा की है। इन्होंने ये चर्चाएं नहीं की हैं। भविष्य में आगे कोई भी पब्लिकेशन अगर करता है तो ये बहुत अच्छा होगा, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बच्चे तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। बात समझ में आ रही है? तो दोस्तों कन्फ्यूजन मत आना, ठीक है ना? तो पहली बैठक, दूसरी बैठक आप लोग क्या मानते हैं लक्ष्मीकांत के हिसाब से? ये मानते हैं। देखिए दोस्तों लक्ष्मीकांत साहब ने ये नहीं कहा है कि दूसरी बैठक 11 दिसंबर को हुई, नहीं, उन्होंने कहा कि 9 दिसंबर 1940 की बैठक के 2 दिन बाद, 2 दिन कब आएंगे? 11 दिसंबर, फिर 13 दिसंबर की बैठक की चर्चा करी है। उन्होंने 3 बैठक की चर्चा करी है। उन्होंने ये नहीं कहा है कि भैया 9 दिसंबर दूसरी बैठक 11 दिसंबर को हुई, पहली 9 दिसंबर को तो हुई, दूसरी बैठक 11 दिसंबर को नहीं कराई उन्होंने, पहली बैठक 9 दिसंबर को जरूर कराई है। बात समझ में आ रही है? तो अगर आपसे दूसरी बैठक पूछ ले तो कब हो रही है? 10 दिसंबर 1940 को दूसरी बैठक हो रही है प्यारे मित्रों। कब हो रही है? 10 दिसंबर 1940 को ये द्वितीय बैठक हो रही है। कब हो रही है? ये द्वितीय बैठक हो रही है प्यारे मित्रों। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ जाना चाहिए और ये भ्रम है ये निकाल देना चाहिए आप लोगों को। बात समझ में आ रही है? नहीं, बहुत बढ़िया। तो यहां तक हमारी बात थी। अब देखें आप लोग प्रथम बैठक की, यानी कि प्रथम सत्र की प्रथम बैठक जो हो रही है 9 दिसंबर 1940 को, उसकी बात हम लोग अब करेंगे। ठीक है? ये कंफ्यूजन होते हैं बेटा मेरे, ये कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं आने चाहिए। ठीक है? हाँ जी, चलिएगा अब हम लोग बात करते हैं प्रथम बैठक। 9 दिसंबर को जो प्रथम बैठक हो रही है, ये बैठक हो रही है प्यारे मित्रों कहाँ पर? ये बैठक हो रही है दिल्ली में। ये क्या हो रही है? ये बैठक हो रही है दिल्ली के सेंट्रल हॉल में। क्या हो रही है? दिल्ली के सेंट्रल हॉल में ये बैठक हो रही है भैया। कहाँ हो रही है? दिल्ली के सेंट्रल हॉल में ये बैठक हो रही है, केंद्रीय कक्ष में ये बैठक हो रही है। बात समझ में आ रही है? अब क्वेश्चन पूछता है कि भैया प्रथम जो बैठक हुई उस समय कौन व्यक्ति सबसे पहले बोलने के लिए आए, यानी कि प्रथम बैठक में सर्वप्रथम वक्ता कौन थे? क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम बैठक में वक्ता सर्वप्रथम कौन बने। तो वक्ता जो बने दोस्तों कौन थे? वक्ता, प्रथम वक्ता, प्रथम वक्ता कौन थे? यानी प्रथम बोलने वाले जो व्यक्ति थे वो थे जेबी कृपलानी। क्या थे?
प्रथम वक्ता थे। बात समझ में आ रही है? ये प्रथम बार बोले। अब दोस्तों क्या बोले कि भाई ऐसा है, देखो मैं आपको बता दूं कि जब प्रथम बैठक हुई है तो इसके अध्यक्ष की हमें आवश्यकता पड़ेगी। भैया अध्यक्ष की आवश्यकता पड़ेगी ना पड़ेगी? क्या पड़ेगी? हमें एक अध्यक्ष की भी आवश्यकता पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? भैया अध्यक्षता भी तो कोई ना कोई करेगा। तो जेबी कृपलानी साहब निकल करके आए और जेबी कृपलानी साहब ने कहा कि मैं जेबी कृपलानी सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष घोषित करता हूं, क्योंकि यह और अन्य सभी सदस्यों में वयोवृद्ध व्यक्ति हैं। क्या हैं? सभी सदस्यों में वयोवृद्ध व्यक्ति हैं। क्या हैं? वयोवृद्ध हैं दोस्तों। क्या है दोस्तों? वयोवृद्ध हैं। यानी कि वयोवृद्ध मतलब आप लोग जानते हैं कि भैया उम्र दराज आदमी जो होता है ना, जिसकी उम्र ज़्यादा होती है। समझ में आ रही है ना? जिसकी उम्र ज़्यादा होती है, वयोवृद्ध व्यक्ति हैं ये। तो प्रथम वक्ता के रूप में कौन देखने को मिले आपको? जेबी कृपलानी देखने को आपको मिले। बात ठीक है। अब अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष बनाए गए सच्चिदानंद सिन्हा। कौन बनाए गए? सच्चिदानंद सिन्हा। यह अध्यक्ष बनाए गए संविधान सभा के। ये कैसे अध्यक्ष थे? तो ये अस्थायी अध्यक्ष थे। कैसे थे प्यारे मित्रों? ये अस्थायी अध्यक्ष। क्यों बनाए गए? क्योंकि ये सबसे वरिष्ठतम व्यक्ति थे। कौन थे? सबसे वरिष्ठतम व्यक्ति थे, या फिर दोस्तों वयोवृद्ध व्यक्ति थे। वयोवृद्ध व्यक्ति यह थे। ठीक है ना? ये क्या थे? वयोवृद्ध व्यक्ति थे, या फिर सबसे वरिष्ठतम व्यक्ति थे, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे ये। ठीक है ना? इसलिए इन्हें क्या बनाया गया? सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है ना? संविधान सभा की प्रथम बैठक का। यदि दोस्तों आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ दे कि भैया प्रथम अध्यक्ष आपको अध्यक्ष तो पता चलेगी कि अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यदि आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ दे कि संविधान सभा के प्रथम बैठक के उपाध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रथम बैठक के उपाध्यक्ष कौन थे? दोस्तों यहां पर अध्यक्ष तो हैं ही, लेकिन यहां पर उपाध्यक्ष भी हैं। उपाध्यक्ष भी यहां पर बनाए गए। उपाध्यक्ष भी यहां पर बनाए गए। और उपाध्यक्ष कौन थे? ये थे फ्रैंक एंथोनी। कौन थे? फ्रैंक एंथोनी क्या थे? संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। प्रथम बैठक के उपाध्यक्ष कैसे हैं? अस्थायी हैं। ठीक है ना? अस्थायी। और क्या करा गया? इनका मनोनयन किया गया। मनोनयन। ठीक है ना? बात समझ में यहाँ तक आ रही होगी। तो दोनों क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए यहाँ से कि भैया प्रथम बैठक में जो अध्यक्ष थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। और कैसे थे? ये अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है ना? अस्थायी अध्यक्ष। इनका क्या काम है? अब इनका काम है इनका काम यह है कि अब क्या कराना है? इनको अध्यक्ष का चुनाव कराना है। और अन्य सभी सदस्यों को क्या दिलानी? शपथ दिलानी है। इनका यही काम है इतना। दोस्तों इनकी यदि आप तुलना करना चाहें तो वर्तमान में संसद में आपको देखना मिलेगा कि एक पद होता है जिसे हम बोलते हैं प्रोटेम स्पीकर। क्या बोलते हैं? प्रोटेम स्पीकर हम लोग बोलते हैं। प्रोटेम स्पीकर का क्या काम होता है कि जो न्यूली इलेक्टेड सांसद या एमएलए जा रहे हैं उनको क्या है? उनको शपथ दिलवाना किसका काम है? प्रोटेम स्पीकर का काम है। ठीक है? तो हमने इनकी तुलना भी कर ली। मैंने कहा प्रोटेम स्पीकर नहीं थे, बल्कि काम उनका एक जैसा ही था। काम में हम लोग दिखा सकते हैं कि हाँ साहब काम एक जैसा ही है। ठीक है ना? तो उपाध्यक्ष, देखिए सुनिए, संविधान सभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा नहीं की गई, बल्कि सभापति और उपसभापति बोला गया इन्हें। ठीक है ना? तो संविधान सभा के प्रथम बैठक के उपसभापति कौन है? तो फ्रैंक एंथोनी। सभापति कौन है? तो सच्चिदानंद सिन्हा। कैसे हैं? अस्थायी हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है ना दोस्तों? अब ये जो प्रथम बैठक हुई, इस प्रथम बैठक में प्यारे मित्रों 207 सदस्य आए। कितने सदस्य आए? 207 सदस्य इसमें आए। कितने आए? 207 सदस्य इसमें आए। ये लीजिए दोस्तों, आपसे क्वेश्चन दो प्रकार से यहाँ पूछता है। कितने प्रकार से? आपसे क्वेश्चन यहाँ पर दो प्रकार से पूछता है। क्वेश्चन पूछता है आपसे कि
संविधान सभा की प्रथम बैठक में सदस्य कितने थे? तो 207। अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ दे कि संविधान सभा के प्रथम सत्र में कितने सदस्य आए, प्रथम सत्र में सदस्य कितने थे? तो 211। दोस्तों प्रथम सत्र में जानते हैं आप लोग, सत्र में ही बैठक होती हैं, और एक सत्र में कितनी बैठक हुई? प्रथम सत्र में 11 बैठक हुई, और उन 11 बैठक में धीरे धीरे 211 सदस्य हो गए थे। तो इसलिए क्वेश्चन आपसे बना कि प्रथम सत्र में कितने सदस्य? तो 211 सदस्य। प्रथम बैठक में कितने सदस्य? 207 सदस्य। दोस्तों पहला ही दिन है भैया, पहला दिन है तो 207 ही सदस्य आएंगे अभी तो, ठीक है ना। तो सुनिएगा, आपने देखा कि भैया कहाँ 389 सीटें थी गुरुजी, 389 सीटें थी, और 389 में गुरुजी हमने देखा कि 389 में कितने आ रहे हैं? 207 सदस्य कुल आ रहे हैं, 207 सदस्य कुल आ रहे हैं। तो कौन कौन नहीं आया? तो भैया देखो 93 जो देसी रियासतों को जो सीटें दी गई थी, देसी रियासतों को जो सीटें दी गई थी, उन्होंने अपना कोई भी प्रतिनिधि भेजा ही नहीं। और 73 सीटें जो मिली थी मुस्लिम लीग को, किसको? मुस्लिम लीग को जो मिली थी, मुस्लिम लीग को जो 73 सीटें मिली थी, उसने भी अपना कोई भी प्रतिनिधि नहीं भेजा। भैया कौन राजा ऐसा होगा, देसी रियासतों को 93 सीटें दी गई, और कौन राजा ऐसा होगा जो कि संविधान सभा में अपना प्रतिनिधि भेज देगा? भैया शामिल होगा उसमें, अपनी स्वतंत्रता को खत्म करेगा? तो किसी भी राजा ने अपना कोई भी प्रतिनिधि भेजा ही नहीं। ऐसे ही 73 सीटें मुस्लिम लीग से आई, तो उन्होंने नहीं भेजा कोई भी, मुस्लिम लीग नाराज थी इससे, उन्होंने नहीं भेजा कुछ भी, जो 73 सीटें मुस्लिम लीग को मिली थी, ठीक है। आगे तो 15 सीटें जो थी दोस्तों, 15 सीटें कैसी थी? निर्दलीय चुनाव से जीती गई थी। 15 सीटें निर्दलीय चुनाव से जीती गई थी प्यारे मित्रों। और 15 सीटें जो थी, जो 15 लोग थे जो निर्दलीय जीते थे, पहली बैठक में वो भी नहीं आए दोस्तों, पहली बैठक में वो भी नहीं आए प्यारे मित्रों। बात समझ में आ रही है ना। तो धीरे धीरे संख्या बढ़ेगी ना अब प्यारे मित्रों, धीरे धीरे संख्या बढ़ेगी, धीरे धीरे संख्या बढ़ेगी। अब कितने रह गए? अब दोस्तों आप लोग घटा लीजिएगा, 208 सदस्य आएंगे। कितने आएंगे? 208 सदस्य आएंगे, और 208 में से भी 207 आ रहे हैं। तो एक व्यक्ति कहाँ चले गए दोस्तों? एक व्यक्ति थे प्रसन्न देव रैकूट के। कौन व्यक्ति थे? प्रसन्न देव रैकूट। प्रसन्न देव रैकूट, प्रसन्न देव रैकूट जो थे, इनका क्या हो गया दोस्तों? इनका निधन हो गया। इनका निधन हो गया प्रथम बैठक के दिन। तो अब कितने बैठ रहे हैं? अब बैठ रहे हैं 207 सदस्य। कितने बैठ रहे हैं? 207 सदस्य यहाँ पर बैठ रहे हैं। बात यहाँ तक क्लियर हो जानी चाहिए दोस्तों। टीजीटी पीजीटी यदि आप लेवल पर जाएंगे, पीसीएस लेवल पर, यूपीएससी लेवल पर जाएंगे, तो क्वेश्चन आपसे पूछता है कि किस बैठक को शोक बैठक कहा जाता है? किस बैठक को शोक बैठक कहा जाता है? तो दोस्तों प्रथम बैठक को शोक बैठक के नाम से भी जानते हैं। शोक बैठक, शोक बैठक के नाम से भी इसको हम जानते हैं। क्यों? क्योंकि प्रसन्न देव रैकूट जो हैं, इनका यहाँ पर निधन हो रहा है। बात समझ में आ रही है प्यारे मित्रों? अरे बात समझ में आ रही है? तो दोस्तों यहाँ से हमको इतनी जानकारी मिलती है प्रथम बैठक से प्यारे मित्रों। बात समझ में आ रही? हमको यहाँ से प्रथम बैठक से इतनी जानकारी हमको मिलती है। बात क्लियर है? आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये जो, फिर गुरुजी आप बोलोगे कि एक बात बता जाओ, अंतिम बैठक हुई तब तो गुरुजी 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। तो सुनो, ये जो 93 सीटें हैं देसी रियासतों की, इस समय क्या है, ये संविधान सभा में आ नहीं रहे हैं, इस समय नहीं भेजा इन्होंने कोई भी प्रतिनिधि। लेकिन दोस्तों सरदार पटेल साहब को दिया गया रियासती मंत्रालय, और सरदार पटेल जी से कहा गया कि आपकी जिम्मेदारी है, ये जो देसी रियासतें हैं इन पर आपकी जिम्मेदारी है कि आप इनको किस प्रकार से शामिल करेंगे देश में, किस प्रकार से हमारे संघ में शामिल करेंगे इनको। तो दोस्तों इसका परिणाम ये हुआ, सरदार पटेल साहब ने साम दाम दंड भेद करके जैसे भी उन्होंने नीति अपनाई, उन्होंने प्यारे मित्रों, उनका परिणाम ये हुआ कि ये जो देसी रियासतें हैं 15 अगस्त 1947 तक लगभग सभी देसी रियासतें मिला ली थी, बकाया 2-3 देसी रियासतों को छोड़ करके, जैसे जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। तो प्यारे मित्रों इसी का परिणाम ये हुआ कि सरदार पटेल साहब की इसी संघर्ष की बदौलत है कि 284 सदस्य अंतिम बैठक में आए, उन्होंने हस्ताक्षर किए। बात समझ में आ रही है नहीं? अरे बात समझ में आ रही प्यारे मित्रों? बहुत बढ़िया। तो उन्हीं के योगदान के लिए क्या बनाई गई है? स्टैचू ऑफ यूनिटी, जिन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है दोस्तों, सरदार पटेल साहब को।
बात ठीक है यहाँ तक। तो प्रथम बैठक की जानकारी आपको यहाँ से मिली। अब द्वितीय बैठक की हम बात करें, द्वितीय बैठक कब हो रही है? अरे कब हो रही है द्वितीय बैठक? 10 दिसंबर 1946 को द्वितीय बैठक हो रही है प्यारे मित्रों। कब हो रही है? 10 दिसंबर 1946 को द्वितीय बैठक हो रही है। और 10 दिसंबर 1946 की जो बैठक हुई द्वितीय बैठक, ये क्या है? ये प्रथम बैठक है। और 10 दिसंबर 1946 की जो बैठक है वो है हमारी द्वितीय बैठक। क्या रे मित्रों? द्वितीय बैठक 10 दिसंबर 1940 की है। इस द्वितीय बैठक में ज़्यादा कुछ काम नहीं किया गया, बल्कि इस पर क्या किया गया? यहाँ पर द्वितीय बैठक में दोस्तों अध्यक्ष का जो चुनाव कराए गए, यहाँ पर अध्यक्ष का चुनाव। अब क्या होगा भैया? जो स्थायी अध्यक्ष भी तो आएगा। अब इस भाई शपथ ले ली है सबने, 9 दिसंबर 1940 को सबने शपथ ले ली है ना, सबने शपथ ले लिए। तो क्या आएगा? अब स्थायी अध्यक्ष का चुनाव कराया जाएगा। स्थायी अध्यक्ष का चुनाव कराया जाएगा 10 दिसंबर 1940 को, है ना। अब क्या हुआ? जब चुनाव कराने की जब बारी आई प्यारे मित्रों, जब चुनाव कराने की बारी आई तो केवल यहाँ से एक व्यक्ति के नाम का ही प्रपोजल गया। केवल एक व्यक्ति के नाम का ही प्रपोजल गया। कौन थे वो? वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, इनके नाम का ही केवल प्रपोजल गया, जिनमें दोस्तों 2 प्रस्तावक थे और 2 अनुमोदक थे। देखिए, उनके नाम का प्रस्ताव ले जाने वाले 2 तो प्रस्तावक थे और 2 उनके अनुमोदक थे। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो अब क्या हुआ कि भैया केवल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नाम का ही यहाँ पर क्या दिया गया? अनुमोदन दिया गया। केवल यही इनका भी नाम पहुँचा संविधान सभा के चुनाव में, कि केवल भैया यही खड़े हो रहे हैं, दूसरा किसी भी कैंडिडेट का नाम नहीं पहुँचा। अब ऐसे में क्या होगा भैया? ऐसे में क्या होगा? निर्विरोध चुने जाएंगे। अब तो ये चुने जाएंगे निर्विरोध, यानी कि कोई विरोध में है ये नहीं इनके, है ना। तो सच्चिदानंद सिन्हा ने क्या करा? घोषणा कर दी कि मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के लिए निर्विरोध संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष घोषित करता हूं। बात ठीक है ना। तो आगे दोस्तों 11 दिसंबर 1940 को, 11 दिसंबर आगे चल करके 11 दिसंबर 1940 को कौन सी बैठक है? तृतीय बैठक। कौन सी बैठक है प्यारे मित्रों? तृतीय बैठक ये हो रही है। तो 11 दिसंबर 1940 को क्या हुआ? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या चुना गया? निर्विरोध स्थायी अध्यक्ष इनको चुना गया। ठीक है ना। निर्विरोध स्थायी अध्यक्ष चुना गया संविधान सभा का। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के लिए। बात यहाँ तक क्लियर है? ठीक है प्यारे मित्रों। एक यहाँ पर उपाध्यक्ष भी बनाए गए। ये कैसे हैं? स्थायी अध्यक्ष हैं। तो यहाँ पर उपाध्यक्ष, तो प्यारे मित्रों यहाँ पर उपाध्यक्ष बनाए गए। कौन उपाध्यक्ष बनाए गए? H.C. मुखर्जी। कौन बनाए गए? H.C. मुखर्जी साहब बनाए गए स्थायी अध्यक्ष। बात यहाँ तक क्लियर हो जानी चाहिए प्यारे मित्रों। ठीक है। अब मैं आपको बात करूँगा, 11 दिसंबर हो गया हमारा, ठीक है ना, 11 दिसंबर हो गया। और अब हमारा आएगा 12 दिसंबर, 13 दिसंबर। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा प्यारे मित्रों आप लोग। प्यारे मित्रों, संविधान सभा से संबंधित तथ्य आपको समझ में आ रहे होंगे, मैं आपसे आशा करता हूं, क्योंकि दोस्तों हम भी आपके लिए मेहनत में लगे हैं और कोशिश करते हैं कि हमारे जो साथी हैं उनके लिए अधिक से अधिक अच्छी से अच्छी जानकारी दी जाए और बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराया जाए। देखिए दोस्तों, अब बैठक आती है हमारी 12 दिसंबर की। 12 दिसंबर 1946 की हमारी बैठक आती है और ये कौन सी बैठक है? ये है दोस्तों हमारी चौथी बैठक। कौन सी है? ये हमारी चौथी बैठक है। समझ में आ रही है दोस्तों? ये हमारी चौथी बैठक है। ठीक है, इस बैठक में क्या होगा दोस्तों? इस बैठक में हुआ ये, देखिए ज़्यादा काम नहीं हो रहा है,
इस बैठक में ये हुआ कि उद्देश्य प्रस्ताव जो था, उद्देश्य प्रस्ताव का प्रारूप पेश किया गया। ठीक है प्यारे मित्रों, इस बैठक में इतना ही काम किया गया कि उद्देश्य प्रस्ताव का प्रारूप यहाँ पर पेश किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव क्या था कि गुरुजी, उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब यह है कि हम जो संविधान बनाने जा रहे हैं उस संविधान के उद्देश्य क्या होंगे, यानी उस संविधान के उद्देश्य क्या होंगे, क्या प्रभाव डालेगा वो समाज में। तो संविधान के उद्देश्य इसमें बताए गए थे कि भैया भाई कोई भी आदमी है, हम आपसे आपके उद्देश्य पूछें कि आप अपने उद्देश्य बताइए, तो आप अपने उद्देश्य तो बताएंगे ही कि हाँ कि हम ये करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं। अगली अपनी एक पीढ़ी को और बता देंगे हम अपनी औलाद को ये करना चाहते हैं। भाई वाह, इतनी फेंक दोगे? अरे विनोद, अरे इतनी फेंक दोगे भाई? क्यों भाई मित्रों? तो ऐसे ही संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव आया, तो उद्देश्य प्रस्ताव जो पेश किया गया, इस उद्देश्य प्रस्ताव में क्या था कि हम जो संविधान बनाने जा रहे हैं इसका क्या क्या उद्देश्य होगा। तो वही सब कुछ लिखा था कि भारत एक लोकतांत्रिक देश होगा, हम भारत के लोगों के लिए मौलिक अधिकार देंगे, गणतांत्रिक देश होगा हमारा भारत एक। तो ये सभी बातें लिखी हुई थी, उसमें अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई थी हमारे देश के बारे में। तो ये जो संविधान होगा, ये इसका उद्देश्य क्या होगा जो हम बनाने जा रहे हैं। तो अगली बैठक आती है प्यारे मित्रों 13 दिसंबर 1946 की बैठक आती है। कौन सी बैठक? 13 दिसंबर 1946 की बैठक आती है। और ये कौन सी बैठक है? ये हमारी 5वीं बैठक। कौन सी बैठक है? ये है हमारी 5वीं बैठक। कौन सी बैठक प्यारे मित्रों? ये हमारी 5वीं बैठक। इस 5वीं बैठक में क्या हुआ कि जवाहरलाल नेहरू साहब लेकर के आए उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के सामने पेश किया गया। बात समझ में आ रही है? इसके बाद प्यारे मित्रों जब और संविधान सभा ने इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को क्या कर लिया गया? स्वीकार कर लिया। बात समझ में आ रही दोस्तों? यहाँ पर स्वीकार नहीं किया, मैं कह रहा हूँ दोस्तों यहाँ पर पेश तो किया गया, 12 दिसंबर 1940 को पेश तो किया गया, लेकिन यहाँ पर स्वीकार नहीं किया गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बातें कुछ ऐसी हुई 13 दिसंबर की बैठक में कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जा रहा है दोबारा से, इसको 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया जाएगा, यानी कि संविधान सभा द्वारा इसको पारित कर दिया जाएगा। बात समझ में आ रही है? यानी कि इसको स्वीकार कर लिया जाएगा। कब? 22 दिसंबर 1946 को, 22 जनवरी 1946 को। अब क्या होगा प्यारे मित्रों? और यही उद्देश्य प्रस्ताव जो है, ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है, ऑब्जेक्टिव जो रिजोल्यूशन है, यही आगे चल करके प्रस्तावना का आधार बनता है। संविधान की प्रस्तावना का आधार बनता है। यही उद्देश्य प्रस्तावना का आधार भी बना। और हमारी प्रस्तावना क्या कहती है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। दोस्तों 15-16 लाइन है प्रस्तावना की, जो कि हमारे संविधान के बारे में, हमारे संविधान के उद्देश्यों को बताती है। ये बताती है कि हमारा संविधान कैसा है और संविधान में हमें क्या क्या दिया गया है। यदि दोस्तों आप प्रस्तावना को जान जाते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप संविधान को जान जाएंगे। जो संविधान में विस्तार पूर्वक बताया गया है उन्हीं को संकुचित मात्रा में प्रस्तावना में बता दिया गया है। आप संविधान का अंदाजा लगा सकते हैं यदि आप प्रस्तावना को पढ़ लेते हैं तो एक बार। तो यही उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना का आधार भी बनता है, प्रियम्बल का आधार बना। ठीक है प्यारे मित्रों, ये 13 दिसंबर तक की बैठकें हैं। ठीक है, ये इतनी इंपॉर्टेंट बैठक है, बकाया बैठकों के बारे में आप लोग जानकारी हासिल करके क्या करेंगे। ठीक है, हमारे कोई मतलब की भी नहीं है। तो आगे मतलब निकला ये कि देखिए हमने देखा कि भैया प्रथम सत्र में जो सदस्य संख्या आई, प्रथम सत्र में जो सदस्य आए वो 211 आए। और प्रथम बैठक में दोस्तों प्रथम
बैठक में जो सदस्य आए वो कितने आए, 207 सदस्य आए। बात यहाँ तक क्लियर है। ये आपको मैंने दोबारा बताया है, तो सुनिए क्यों बताया है। यहीं से मैं आपका अगला टॉपिक स्टार्ट करूँगा। देखिए सुनिए, ये जो 211, 207, 284 आगे जाकर हो जाएंगे अंतिम बैठक में। देखिए सुनिए, हमने देखा कि भैया 200 प्लस सदस्य संविधान सभा में हमेशा से रहे हैं। 200 प्लस सदस्य संविधान सभा में रहे हैं हमेशा से ही, ठीक है ना। 207 सदस्य रहे, 200 प्लस सदस्य, 207, 211, 284 आगे हो जाएंगे, तो 200 प्लस सदस्य हमेशा संविधान सभा में रहे। अब एक बात बताओ, इन 200 प्लस सदस्यों में कोई निर्णय कैसे दिया जा सकता है? इन 200 प्लस सदस्यों में किसी बात का निर्णय कैसे लिया जा सकता है? ये आपस में भी कुछ ना कुछ भिड़त हो जाएगी, क्योंकि भैया ये जो है ये समाज के निर्माता हैं। ये तो अरे दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं इन चीज़ों को, इन्होंने पता नहीं क्या क्या पढ़ा और कहाँ कहाँ से क्या क्या नहीं पढ़ा। ये समाज के जड़ नेता थे, तो दोस्तों क्या पता कौन आदमी कितना माइंडेड है, ठीक है ना। तो प्यारे मित्रों, मैं आपको बता दूं कि भैया 200 प्लस सदस्य संविधान सभा में हमेशा से रहे हैं। तो इनमें 200 प्लस सदस्यों में किसी भी प्रस्ताव पर मंजूरी पाना बहुत ही मुश्किल था, सहमति पाना बहुत मुश्किल था। तो अब संविधान सभा कैसे करे भाई, कैसे निर्णय ले किसी भी प्रस्ताव पर, किसी भी विधेयक पर? तो एक बात बताओ भाई, मैं आपके सामने कोई, मेरे पास 2-3 विषय हैं, मेरे पास 2 विषय हैं, मैंने मान चला आपकी क्लास में 50 बालक हैं, 2 विषय मैंने आपको दे दिए, तो आपके जो 2 विषय हैं उन विषयों पर आप निर्णय नहीं ले पाएंगे। क्यों? आपस में लड़ मर जाएंगे आप। तो अब क्या किया जाए गुरुजी? अब ऐसा करो कि अब जो संविधान सभा के 200 प्लस सदस्य हैं, इनको आप कुछ क्या करो, कुछ समूह में बांट दो, कुछ ग्रुप में बांट दो, कुछ समूह में बांट दो। बात समझ में आ रही है ना? कुछ ग्रुप में, कुछ समूह में बांट दो, ठीक है। तो यही समूह दोस्तों, संविधान सभा ने अपने आप को समूह में बांट लिया, कुछ ग्रुप में बांट लिया, और यही समूह, यही ग्रुप कहलाए दोस्तों क्या? संविधान सभा की समितियां। क्या कहलाए? संविधान सभा की समितियां, यह ग्रुप कहलाए, यह समूह कहलाए। अब हेडिंग डालो दोस्तों, संविधान सभा की समितियां। हेडिंग डालें आप लोग, संविधान सभा की समितियां। संविधान सभा की समितियां। चलिए मित्रों, क्या है हमारा हेडिंग कि संविधान सभा की समितियां। देखिए, संविधान सभा की जो इम्पोर्टेंट समितियां होती हैं वो मैं आपको लिखवा रहा हूं, तो लिखें अब आप लोग। पहली, संघ संविधान समिति। संघ संविधान समिति। देखिए, इधर तो लिख रहा हूं मैं समितियां, और इधर लिख रहा हूं इनके अध्यक्ष, ठीक है। संविधान सभा की समितियां, इसके अध्यक्ष हैं हमारे कौन? इसके अध्यक्ष हैं जवाहरलाल नेहरू, JLN जवाहरलाल नेहरू। दूसरी, संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति, इसके भी अध्यक्ष कौन है? हमारे जवाहरलाल नेहरू साहब ही हैं। अगला है हमारे प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति। तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष हैं कौन? सरदार पटेल साहब, सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, इसके अध्यक्ष भी दोस्तों सरदार पटेल साहब ही हैं। 5वें नंबर पर आती है हमारी ये जो मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समिति है, इसके दोस्तों 2 उप समितियाँ थीं। जैसे मौलिक अधिकार उप समिति,
मौलिक अधिकार उपसमिति, मौलिक अधिकार उपसमिति, इसके अध्यक्ष हमारे जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी। एक बनाई गई अल्पसंख्यक उपसमिति, अल्पसंख्यक उपसमिति, इसके अध्यक्ष हमारे एच.सी. मुखर्जी, एच.सी. मुखर्जी। हो गई ये वाली। अगला आता है हमारा संचालन समिति, संचालन समिति, इसके अध्यक्ष हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला आता है हमारा राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, इसके अध्यक्ष हैं हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ही हैं। अगली आती है हमारी समिति वित्त एवं कर्मचारी वित्त कर्मचारी एवं स्टाफ समिति, स्टाफ समिति, इसके अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। अगली आती है हमारी कार्य संचालन समिति, कार्य संचालन समिति, कार्य संचालन समिति, इसके अध्यक्ष हैं हमारे दोस्तों के.एम. मुंशी, के.एम. मुंशी साहब, ठीक है, के.एम. मुंशी। और लिखिएगा एक आध, एक होती है हमारी सर्वोच्च न्यायालय समिति, सर्वोच्च न्यायालय समिति, सर्वोच्च न्यायालय समिति, इसके अध्यक्ष हैं एस बरदाचार्य, बरदाचार्य, एस बरदाचार्य हैं सर्वोच्च न्यायालय समिति के अध्यक्ष। सर्वोच्च न्यायालय समिति का अध्यक्ष कौन है? एस बरदाचार्य। बात यहाँ तक क्लियर दोस्तों? एक और लिखिएगा, मुख्य आयुक्तों के लिए बनाई गई समिति, मुख्य जो कि चीफ कमिश्नर स्टेट हुआ करते थे, मुख्य आयुक्तों के लिए बनाई समिति, इसके अध्यक्ष हैं हमारे पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया। बात यहाँ तक क्लियर है दोस्तों? ये इम्पोर्टेंट हमारी हो जाती हैं सब कुछ समितियाँ, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो समितियां हैं ये आप अपना अपना काम करेंगे, ये समितियां आप अपना अपना काम करेंगे। तो दोस्तों आगे चल करके आज़ादी के 14 दिन बाद, दोस्तों आज़ादी के 14 दिन बाद, ये याद करने का ट्रिक है, आज़ादी के 14 दिन बाद। आज़ादी कब मिली? 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली। और इसमें दोस्तों आप लोग 14 दिन आगे कर दीजिएगा, यह हो जाता है 29 अगस्त 1947। और 29 अगस्त 1947 को एक समिति बनाई गई जिसे कहा जाता है प्रारूप समिति, प्रारूप समिति। ये प्रारूप समिति जो है प्यारे मित्रों, ये प्रारूप समिति संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति है। ये जो प्रारूप समिति है ये संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति है, ठीक है प्यारे मित्रों? बात समझ में आ रही है आपको? अरे हाँ या ना? तो देखिए दोस्तों, आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा यहाँ से कि ये जो प्रारूप समिति है, प्रारूप समिति का जो प्रस्ताव है वो किसने पेश किया संविधान सभा में?
संविधान सभा में प्रारूप समिति का प्रस्ताव किसने पेश किया? दोस्तों प्रारूप समिति का प्रस्ताव दोस्तों प्रस्ताव जो पेश किया वो व्यक्ति थे सत्यनारायण सिन्हा। कौन थे? सत्यनारायण सिन्हा। सत्यनारायण सिन्हा एक व्यक्ति थे। इन्होंने क्या करा? प्रारूप समिति का प्रस्ताव संविधान सभा में पेश किया। और दोस्तों प्रारूप समिति का गठन किया गया 29 अगस्त 1947 को। ठीक है ना। अब आपके मन में आ रहा होगा गुरुजी एक बात बताओ, भैया ये जो समिति है ये तो बना दी जा रही है जभी के जभी, ये 14 दिन बाद क्यों बनाई जा रही है? आज़ादी के 3 दिन बाद, मतलब इसका क्या मतलब है? देखिए सुनिएगा। था क्या कि शुरुआत में जो अंबेडकर साहब थे, इसके अध्यक्ष कौन है? अंबेडकर साहब, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो था क्या कि शुरुआत में जब संविधान सभा गठन हुआ तो उस समय अंबेडकर साहब जो थे वो आपके पूर्वी बंगाल से थे, पूर्वी बंगाल से आए थे, पूर्वी बंगाल से निर्वाचित होकर के आए थे। अब मैं आपसे बात करूं कि भैया 1947 में 14 अगस्त 1947 को क्या हुआ कि जो पूर्वी बंगाल है वो चला गया हमारा पाकिस्तान में, वो चला गया हमारा पाकिस्तान में। ठीक है ना, वो चला गया हमारा पाकिस्तान में। अब उसके बाद क्या हुआ कि जो भीमराव अंबेडकर साहब थे वो तो पाकिस्तान चले गए, अब वो भारतीय में थोड़ी ना रहे। तो दोस्तों उन्हें पुनः दोबारा से बम्बई की पुणे सीट से कांग्रेस के एक व्यक्ति थे एम.आर. जयकर साहब, एम.आर. जयकर। तो एम.आर. जयकर को इस्तीफा दिला करके उनको वहां से उपचुनाव के माध्यम से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में लाया गया। और दोस्तों गांधी जी वगैरह भी कह चुके थे कि हमारा आलोचक संविधान सभा में होना चाहिए। और दोस्तों संविधान सभा में जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे वो संविधान सभा में कांग्रेस के और गांधी जी के कटु आलोचक थे दोस्तों। तो गांधी जी कह रहे हैं कि भैया हमारा जो विरोधी है, जो हमारा आलोचक है वो संविधान सभा में होना चाहिए। और दूसरी बात दोस्तों, उस समय भारत में इनके बराबर पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई भी नहीं था दोस्तों। संविधान सभा में एकमात्र व्यक्ति जो कि इनके बराबर कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था। तो दोस्तों भारत की आन बान शान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को पुनः दोबारा संविधान सभा में लाने का जो श्रेय जाता है वो कांग्रेस को ही जाता है। ठीक है ना, बात यहाँ तक क्लियर है। तो आपसे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि 29 प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? तो 29 अगस्त 1947 को। ठीक है ना। अब जो प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया, क्वेश्चन आपसे ये बन सकता है कि एक बात बताइए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को इसका अध्यक्ष कब बनाया गया? दोस्तों इसके अध्यक्ष कब बनाया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को? तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो वो अगले दिन बनाए गए, अगले दिन मतलब 30 अगस्त 1947 को क्या बनाए गए? वो अध्यक्ष इसके बनाए गए। ये बात दोस्तों आपको कोई नहीं बताएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कब बनाए गए? तो कब बनाए गए? तो दोस्तों 30 अगस्त 1947 को बनाए गए। बात क्लियर है, यानी कि समिति के गठन के एक दिन बाद। बात क्लियर है, बहुत बढ़िया। देखिए दोस्तों, अब आगे मैं प्रारूप समिति हेडिंग डालूं। भाई ये जो प्रारूप समिति है इसमें 7 सदस्य हैं दोस्तों। इसमें कितने हैं भाई? प्रारूप समिति के बारे में हम लोगों को पढ़ना है क्योंकि संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति है। 7 सदस्य हैं। इसके अध्यक्ष कौन हैं? वो हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष जी हैं। बात क्लियर यहाँ तक? तो अब हेडिंग डालिए प्रारूप समिति। दोस्तों ये जो इंपॉर्टेंट मैंने आपको समितियां लिखवाई हैं कुछ, इन समितियों को आप लोग उतार लीजिए। देखिए समझाऊं मैं आपको, तो संघ संविधान समिति और संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू साहब इसके अध्यक्ष बनाए गए। और जवाहरलाल नेहरू साहब से कहा गया कि नेहरू साहब संघ लेवल पर यानी कि केंद्र लेवल पर क्या क्या प्रावधान करना है ये आपकी जिम्मेदारी है, कि केंद्र लेवल पर क्या क्या प्रावधान करना है ये आपकी जिम्मेदारी है। सरदार पटेल साहब से कहा गया कि प्रांतीय लेवल पर, राज्यों के लेवल पर क्या क्या प्रावधान करना है ये आपकी जिम्मेदारी है। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समिति बनाई गई, इसके क्या क्या प्रावधान करना है ये भी है सरदार पटेल साहब की जिम्मेदारी है। तो ऐसे ही प्रत्येक व्यक्ति को समिति के अध्यक्ष बनाया गया, इनको अध्यक्ष बनाया गया, इनको कुछ काम सौंप दिए गए। ठीक है ना,
और ये क्या है, समितियां खुद ब खुद काम बता रही हैं कि इस व्यक्ति को ये काम सौंपे गए हैं और इनके द्वारा ये कामों में कुछ ना कुछ बताया जाएगा भैया। कि नेहरू साहब बताएंगे संघ लेवल पर क्या होगा, प्रांतीय लेवल पर क्या होगा सरदार पटेल साहब बताएंगे, मौलिक अधिकार लेवल पर क्या होगा सरदार पटेल साहब बताएंगे। ऐसे ही ये लोग बताएंगे अपने अपने लेवल पर। बात ठीक है। जो इन्हें विषय दिए गए हैं ये अपने अपने विषय को लेकर के संविधान सभा में भैया रखेंगे अपने प्रस्ताव और कहेंगे कि हमने ये प्रावधान किए हैं, हमारे ये सुझाव हैं। तो अब अगली मैं हेडिंग बनाता हूं प्रारूप समिति। दोस्तों प्रारूप समिति से क्वेश्चन बनना तय है और ये भी समितियां आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। बात ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिएगा, चलिए दोस्तों हेडिंग बनाइए प्रारूप समिति। प्रारूप समिति या फिर दोस्तों हम इसे ड्राफ्ट समिति बोलते हैं। ड्राफ्ट समिति या मसौदा समिति या फिर दोस्तों मसौदा समिति। मसौदा समिति दोस्तों राजस्थान के एग्जाम में एक RAS का एग्जाम हुआ था तो उसमें क्वेश्चन क्या पूछा, उसमें क्वेश्चन ये पूछा था कि पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा में बनाई गई पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष कौन थे, या फिर दोस्तों पांडुलेखन समिति के गठन कब किया गया। पांडुलेखन समिति का गठन कब किया गया, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। तो ये जो प्रारूप समिति है इसी को पांडुलेखन समिति भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पांडुलेखन। पांडुलेखन लेखन समिति। बात समझ में आ रही है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है कि पांडुलेखन समिति का गठन कब किया गया। बच्चे घूम जाएंगे दोस्तों, क्योंकि आपको पता नहीं भैया आपने क्या पढ़ा है। आपने तो ड्राफ्ट समिति पढ़ा है, प्रारूप समिति पढ़ा है और आपने मसौदा समिति पढ़ा है, आपने पांडुलेखन समिति थोड़ी ना पढ़ा है। तुम लोग कहोगे कि गुरुजी सारी की सारी समितियां हमने पढ़ ली, गुरुजी पांडुलेखन समिति का कहीं भी जिक्र नहीं आया। तो प्यारे मित्रों मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो प्रारूप समिति है, ये जो मसौदा समिति ड्राफ्ट समिति है, इसी का दूसरा नाम पांडुलेखन समिति है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ भी सकता है कि पांडुलेखन समिति का गठन कब किया गया, तो 29 अगस्त 1947 को किया गया। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को पांडुलेखन समिति का अध्यक्ष कब बनाया गया, तो 30 अगस्त 1947 को बनाया गया प्यारे मित्रों, एक दिन बाद में। बात यहां तक क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है प्यारे मित्रों, यह आपके दिमाग में कंफ्यूजन था। ठीक है, तो देखिए, तो ये जो पांडुलेखन समिति है या फिर प्रारूप समिति है, इसमें कितने सदस्य हैं प्यारे मित्रों, इसमें 7 सदस्य हैं गुरुजी। इसमें कितने सदस्य हैं, इसमें 7 सदस्य हैं। और इसके अध्यक्ष कौन है, देखिए सुनिएगा, मैं आपको सातों के सातों सदस्य के नाम लिखवा रहा हूं, ठीक है ना। सातों के सातों सदस्यों के नाम लिख लीजिए आप लोग, और उसके बाद क्या कीजिएगा, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन बनाना शुरू कीजिएगा। देखिए पहले में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर BR अंबेडकर, ठीक है। दूसरे DP खेतान। तीसरे मोहम्मद सादुल्ला। चौथे हैं गोपाल स्वामी आयंगर। अगले हमारे कृष्ण स्वामी अय्यर। अगले हमारे BL मित्र।
BL मित्र। अगले हमारे हैं KM मुंशी, KM मुंशी। ठीक है दोस्तों, ये कितने हैं? ये 7 सदस्य हैं। और ये इस समिति का अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष हैं हमारे डॉक्टर BR अंबेडकर हमारे अध्यक्ष हो जाएंगे। बात क्लियर हमारी? तो सातों के सातों सदस्य हो गए प्यारे मित्रों। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। ठीक है, और लिखिएगा, देखिए ये जो DP खेतान साहब हैं, इनकी मृत्यु हो गई 1948 में। इनकी मृत्यु हुई दोस्तों 1948 में। और इनकी मृत्यु के बाद लाए गए TT कृष्णमाचारी, TT कृष्णमाचारी को लाया गया संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य बनाया गया। उसके बाद दोस्तों BL मित्र साहब जो हैं, इनकी भी मृत्यु हो गई। और इनकी मृत्यु के बाद लाए गए कौन? N माधव राव। कौन लाए गए? N माधव राव को लाया गया, N माधव राव को यहाँ पर लाया गया। बात ठीक है? यदि इन दोनों का भी नाम ना दे, इन दोनों का दे, तो आप लोग कन्फ्यूजन में नहीं होने का। बात आपको क्लियर समझ में आ रही होगी। बहुत बढ़िया। तो देखिएगा, आपको मैंने बताया कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि संविधान की प्रारूप समिति का निम्नलिखित में सदस्य कौन नहीं है? कौन सदस्य नहीं है? भैया आपको 3 दे रखा होगा, एक कोई और देगा, लगा दीजिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भैया एक तरफ समिति देगा और एक तरफ उनके अध्यक्ष देगा। एक तरफ समिति देगा, एक तरफ अध्यक्ष देगा। ठीक है, तो समितियों को अध्यक्ष से क्या कहेगा? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आपको ऐसे क्वेश्चन भी दे सकता है, और ऐसा ही देता है दोस्तों। आप जितने भी बड़े बड़े एग्जाम में बैठेंगे आपको ऐसे क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। दोस्तों प्रारूप समिति से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा था, RAS का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा राजस्थान में कि क्वेश्चन पूछा गया कि प्रारूप समिति में एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? ये लीजिएगा, प्रारूप समिति में एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? प्रारूप समिति में एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? ये लीजिए दोस्तों, क्वेश्चन आपका ये था। अब दोस्तों आपको दिमाग में कंफ्यूजन में आ रहा होगा क्योंकि ऐसा होता है, बहुत से बच्चे पढ़ भी रहे होते हैं पॉलिटी, लेकिन मैं आपको बताऊं, देखिए सुनिएगा। ये जो मोहम्मद सादुल्ला हैं, मोहम्मद सादुल्ला को छोड़ करके अन्य सभी सदस्य लगभग कांग्रेस के सदस्य ही थे। लगभग कांग्रेस के सदस्य ही थे। तो दोस्तों आपके दिमाग में कंफ्यूजन में ये आ रहा होगा कि रुचि ये क्वेश्चन पूछा ही क्यों फिर, जब ये जो है मोहम्मद सादुल्ला को छोड़ करके लगभग सभी सदस्य कांग्रेसी हैं, तो ये क्वेश्चन क्यों पूछा कि प्रारूप समिति में एकमात्र, मतलब एक सदस्य ऐसे होंगे जो कांग्रेस सदस्य होंगे? देखिए सुनिए दोस्तों, 2 प्रकार के सदस्य होते हैं। एक प्रकार के सदस्य तो वो होते हैं वो कांग्रेस के टिकट पर जीते हैं, मतलब कांग्रेस से हर साल टिकट लाते हैं, वो हो गए कौन? कांग्रेस के बैनर तले जी रहे हैं, कांग्रेस की टिकट ला रहे हैं, तो क्या है वो? कांग्रेस के सदस्य हैं एक प्रकार से। ठीक है, दूसरे सदस्य को हम इस प्रकार से निकालेंगे कि एक सदस्य वो होता है जो कांग्रेस से अपना पारिवारिक संबंध रखता है, कांग्रेस अपना पारिवारिक संबंध रखता है, घनिष्ठ संबंध रखता है। तो KM मुंशी साहब जो थे वो कांग्रेस से अपना कहीं ना कहीं घनिष्ठ संबंध था, उनका पारिवारिक संबंध था। इसलिए क्वेश्चन बना कि प्रारूप समिति में एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन से थे? तो कौन थे? KM मुंशी। कौन थे प्यारे मित्रों? KM मुंशी साहब थे। KM मुंशी साहब यहाँ पर हुआ करते थे प्यारे मित्रों। ठीक है, अब इससे आगे चर्चा करूंगा मैं आपसे कल। अब दोस्तों MN सर को दीजिए विदा। FM गोल्ड परिवार आपके सदैव आभारी रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।